गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 एलिमेंट्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम नेक्स्ट ग्रुप 14 एलिमेंट्स यानी कार्बन फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड देयर एटॉमिक नंबर्स आर 6, 14, 30, 50, 32, 50 एंड 82। ठीक है। And their electronic configurations are, again, first of all we will write the noble gas elements helium, neon, argon, krypton and xenon, and then we will write the valence electronic configuration like 2s2 2p2, 3s2 3p2, 3d10 4s2 4p2, 4d10 5s2 5p2, 4f14 5d10 6s2 6p2। ठीक है। So this will be their valence electronic configuration, that is their general valence electronic configuration will be ns2np2। ठीक है। 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2 and 6s2 6p2। So their general valence electronic configuration is ns2np2। ठीक है। Now we will discuss about their general physical properties. So their first property is atomic radii. एटॉमिक रेडियाई का सेम वैसा ही ट्रेंड रहेगा जैसा हमने ग्रुप 13 एलिमेंट्स के केस में रखा था, मतलब बेसिस वही रहेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। So here the electronic configuration will be helium 2s2 2p2. Here the electronic configuration will be neon 3s2 3p2, argon 3d10 4s2 4p2। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसकी एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। जिनोन 5d10 6s2 6p2। तो इसकी जो एटॉमिक रेडियाई का ऑफिशियल डाटा है वो कितनी है? इसकी एटॉमिक रेडियाई 77 118 122 140 and 146। again you don't need to cram these data। ठीक है, you just need to know about the trend of atomic radii। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए about the trend of atomic radii। so when we go from कार्बन टू सिलिकॉन, अब जनरली क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जनरली एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ईच टाइम एंटर्स इन द न्यू शेल, सो देयर इज मोर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट विच डोमिनेट्स ओवर द न्यूक्लियर चार्ज। So when we move from carbon to silicon, the atomic radii increases। ठीक है, there is a sufficient increase in atomic radii, there is a sufficient increase in atomic radii। But when we move from silicon to germanium, there is a slight increase in atomic radii, there is a slight increase in atomic radii। Why? Because when we move from silicon to germanium, there is an involvement of 3d orbitals। ठीक है, 3d10, and as we know d orbitals have poor shielding effect। So due to the poor shielding effect of d orbital, the outer valence electrons will feel more nuclear charge, and if they will feel more nuclear charge, they are more strongly attracted towards the nucleus। So जो उनकी एटॉमिक रेडियाई जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ती नहीं है, स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई होता है। रीज़न क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हम जाते हैं
जर्मेनियम टू टिन, तो फिर तो 3D से 4D ही जा रहे हैं, तो शेल नंबर ही चेंज हो रहा है, तो इसमें कुछ शील्डिंग इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देयर इज़ अगेन सफिशेंट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। ठीक है। अगेन व्हेन वी मूव फ्रॉम टिन टू लेड, जब हम टिन से लेड जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4F14 आता है। क्या आता है? 4F14 आता है। तो अब 4F14 का क्या होता है? अगेन पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को पुअरली शील्ड करेगा न्यूक्लियर चार्ज से, तो वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। और अगर वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे, अगर वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे, दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो उनकी एटॉमिक रेडियाई जितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी उतनी इंक्रीज नहीं होगी। वहाँ पे क्या होगा? स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स। ठीक है। So carbon to silicon, sufficient increase, silicon to germanium, slight increase due to poor shielding effect of d orbitals, germanium to tin, sufficient increase in atomic radii, tin to lead, slight increase in atomic radii due to poor shielding effect of f orbitals. तो इसमें आपको यही एक्सप्लेन करना है। दिस इज द जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स. Now if we will compare the atomic radii of group 14 elements with respect to group 13 elements, तो group 13 elements पीरियड में पहले आते हैं एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स पीरियड में उसके बाद आते हैं। तो जैसे हम अलोंग पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जब हम ग्रुप 13 से 14 एलिमेंट्स में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अलोंग अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा ग्रुप 14 में एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड रहेगा। तो जब हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स का कंपेयर करेंगे, ग्रुप पहले तो हम कंपैरिजन करते हैं ग्रुप 13 जो हमने पीछे वाला ग्रुप पढ़ा है और जो हम अभी ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं उसका पीछे वाले ग्रुप के साथ कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। तो जब हम अलोंग अ पीरियड मूव कर रहे हैं, व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड इंक्रीज हो रहा है, तो उनको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो अलोंग अ पीरियड क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स. Now we have to see the trend of ionization enthalpy along group 14 elements like carbon, silicon, germanium, tin, lead. ठीक है। Now again we are writing their electronic configuration to explain the trend of ionization enthalpy. You should also learn the electronic configuration. Now along a group होता क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। तो अलोंग अ ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है। ठीक है। मीन्स जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका न्यूक्लियर चार्ज से प्रॉपर शील्ड हो जाता है। ठीक है। मीन्स दे हैव प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट, तो उनको रिमूव करना ईजी हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। नाउ
The official data of the ionization enthalpy is 1086, 756, 761, 708 एंड 715। ठीक है, तो ये है इसका डाटा। अब देखो डाउन द ग्रुप जब हम कार्बन से सिलिकॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन से सिलिकॉन जा रहे हैं, कार्बन से सिलिकॉन जाने में देयर इज ए सफिशिएंट डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, सफिशिएंट या फिर सडन डिक्रीज, सडन डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन से जर्मेनियम जाने में क्या हो रहा है, सिलिकॉन से जर्मेनियम जाने में स्लाइट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या हो रहा है, स्लाइट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों हो रहा है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ड्यू ऑर्बिटल्स एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। मीन्स जर्मेनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज हायर एज कम्पेयर टू सिलिकॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज सिलिकॉन से जर्मेनियम आने में क्या, जाने में क्या आ गया, D10 आ गया। D10 का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जर्मेनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सिलिकॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि आप ऑफिशियल डाटा से देख रहे हैं। अगेन जब जर्मेनियम से टिन जाओगे तो हम 3D से 4D में जा रहे हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी, क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, सडन डिक्रीज़ होगा। अगेन जब आप टिन से लेड जाओगे, टिन से लेड जाने में क्या आ रहा है, 4F14 आ रहा है। अब एफ ऑर्बिटल्स का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एफ ऑर्बिटल्स के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो मतलब जो बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल फील मोर न्यूक्लियर चार्ज, और उनको निकालने के लिए मोर एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। दैट्स वाई देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। ठीक है, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से इंक्रीज होगी। तो अगेन लेड की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 10 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कार्बन से सिलिकॉन जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी सडन डिक्रीज, सिलिकॉन से जर्मेनियम जाने में जर्मेनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सिलिकॉन से ज़्यादा होगी, जर्मेनियम से टिन जाने में अगेन सडन डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, टिन से लेड जाने में लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी टिन से ज़्यादा होगी। ठीक है, होपफुली आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला ट्रेंड क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Next will be about melting and boiling points. जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं they have high tendency to form metal bonds. They have high tendency to form metal bonds. ठीक है, that's why they have strong binding forces. That's why they would have the strong binding forces. तो अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस होंगे तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई। तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रुप 13 एलिमेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस। सो ग्रुप 14 एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ ग्रेटर देन ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस। नंबर 4th property is oxidation state and valency. Now carbon family or group 14 elements have 4 valence electrons. ठीक है, so they can show plus 4 oxidation state at maximum वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, बट डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन अ ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस।
That's why germanium, tin and lead also form compounds in +2 oxidation state. And lead mainly shows +2 oxidation state and form compounds in +2 oxidation state only. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है? दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। डाउन द ग्रुप जाते जाते हमारे पास जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, इनर्ट टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन टू एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे जो NH2 NP2 है ना, तो डाउन द ग्रुप जाते जाते D F ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो S इलेक्ट्रॉन्स है वो मोर न्यूक्लियर चार्ज फील करते हैं। मोर न्यूक्लियर चार्ज फील करने की वजह से वो उन पे न्यूक्लियस का होल्ड इंक्रीज हो जाता है और वो केमिकली अनरिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स में वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, क्योंकि P के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद S के इलेक्ट्रॉन आर रिलक्टेंस टू केमिकल कॉम्बिनेशन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो लेड के जो मोस्टली कंपाउंड्स बनेंगे वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। Catenation is the property of forming bonds with the same element, और फिर with itself बोल सकते हैं, और with itself उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। So catenation is the property of forming bonds with the same element or with itself. ठीक है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन हैव मोस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कैटिनेटेड कंपाउंड्स। पूरे ग्रुप में जो कार्बन है उसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है कैटिनेटेड कंपाउंड्स बनाने की। ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो जो मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। और अगर मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी तो वो बॉन्ड क्या होगा? जल्दी ब्रेक होगा। वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप कैटिनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेज ड्यू टू increase in size of the metal, due to increase in size of metal. ठीक है, now carbon form catenated compound like linear chain। linear chain में कैसे? कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो लीनियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। ब्रांच्ड भी बनाता है। ठीक है, ब्रांचिंग भी शो करता है। रिंग चेन कंपाउंड्स भी बनाता है। जैसे कि ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स बनाता है, लीनियर, ब्रांच्ड एंड रिंग चेन कंपाउंड। जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया।
तो कार्बन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है कैटिनेटेड कंपाउंड बनाने की, सिलिकॉन की जर्मेनियम से ज़्यादा है। जर्मेनियम और टिन की कैटिनेशन पावर एक जैसी है और टिन की लेड से ज़्यादा है। सो दिस इज़ द कैटिनेशन टेंडेंसी या फिर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटिनेटेड कंपाउंड अलोंग अ ग्रुप 14। ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ये ग्रुप 14 एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि कार्बन ही मोस्टली कैटिनेटेड कंपाउंड्स बनाता है। नेक्स्ट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to exist in more than one forms which have same physical properties, which have different physical properties but same chemical properties. Now generally we say that कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एंड दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, जनरली तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट किसी किसी केस में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो सकती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन का एग्जांपल लें, कार्बन की कौन कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं? एक तो डायमंड होता है और एक ग्रेफाइट होता है। जैसे कार्बन की बात करें तो वो कौन सी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? एक तो डायमंड में और एक ग्रेफाइट में। ठीक है, नाउ दिस बोथ हैव डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट हैं। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है? डायमंड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ डायमंड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ग्रेफाइट डेंसिटी। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। नाउ डायमंड इज हार्ड and graphite is soft, and graphite is soft, that's why it is used as a lubricant. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम इसके स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऑल्सो डायमंड इज केमिकली अनरिएक्टिव। डायमंड जो है दैट इज केमिकली अनरिएक्टिव while graphite is chemically reactive. Now what are the structural differences that also we have to understood? डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और बीच वाले कार्बन को 4 कार्बन ऐसे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जॉइन करते हैं। ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। जैसे ये कार्बन फर्दर आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है 4 कार्बन से, ये कार्बन फर्दर आगे 4 कार्बन से, ये आगे और ये आगे, तो ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क सा चलता रहता है। एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने हैं आपको, बस ये ध्यान में रखना। जैसे इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन गए, इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन गए, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन गए। ठीक है, तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
sp3। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, क्या है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, मीन्स एक कार्बन को 4 कार्बन सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सो देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन टू मूव ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो दैट्स वाई डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑल्सो इट्स स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल। ठीक है, चारों तरफ से ये कार्बन 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 से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी सारे मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। ऑल्सो डायमंड कैसे नेचर का होगा, डायमंड विल बी हार्ड इन नेचर। ठीक है, तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो रही हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हेक्सागन रिंग्स बनी होती हैं। ऐसे एक लेयर होगी, ऐसे दूसरी लेयर बनी होगी। ठीक है, तो ये लेयर मैंने पूरी नहीं बनाई, यहाँ पे स्पेस नहीं था, बट इस तरह की सेम लेयर आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और ऐसे ना डबल बॉन्ड्स होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होती है, sp2। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज़ 142 पिकोमीटर, और एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में क्या होती है, वैन डर वाल इंटरेक्शन होती है। इसको डॉटेड से दिखाएंगे, सॉलिड लाइन से नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जो कार्बन एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं इनमें क्या होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। वीक वैन डर वाल फोर्सेज, वैन डर वाल फोर्सेज कैसे हैं, वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होंगे इसमें। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज़ 340 पिकोमीटर होगी। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी कितनी होगी, 340 पिकोमीटर। अब यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सो दैट्स वाई ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑल्सो जो ग्रेफाइट की एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में इंटरेक्शन है वो कैसी है, वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है। सो वन लेयर कैन स्लाइड ओवर द अदर लेयर। सो ग्रेफाइट इज, दैट्स वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर and can be used as a lubricant, and graphite is soft in nature and can be used as a lubricant. ऑल्सो ग्रेफाइट के बीच में जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रेफाइट के मेल्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।